नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आपके पास है मैथमेटिक्स में जो सीरीज चल रही है, उस सीरीज का नाम है आरआरबी टॉप 10 सीरीज, जिसमें आज हम सीरीज नंबर 2 सरल करेंगे। ये सीरीज उन स्टूडेंटों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनकी आने वाले टाइम में रेलवे की, जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी या एएलपी की या फिर टेक्नीशियन की अगर आपकी एग्जाम है तो ये क्लास आपके लिए 100% मोस्ट क्लास है। मोस्ट क्लास क्यों है, आखिरकार हमने किस तरीके से इस सीरीज को स्टार्ट किया, उसकी क्या खास बात है, क्यों ये क्लास आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, वेरी वेरी मोस्ट इस क्लास के आगे क्यों लिखा हुआ है। उसका कारण यह है कि इसमें हमने जितने भी जो क्वेश्चंस लिए हैं ना, वो सभी क्वेश्चन बिल्कुल अपडेटेड है। जैसे अभी कुछ दिन पहले आरआरबी जेई का पेपर हुआ था आपके पास है, तो उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस ले रखे हैं। मतलब इस सीरीज के अंदर हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आरआरबी जेई हो गया, सेक्शन कंट्रोल हो गया, या फिर ग्रुप डी का हो गया, या फिर इससे पहले एनटीपीसी के जो पेपर्स लगे थे, उन सब का निचोड़ हम इस सीरीज के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिएगा बगैर टाइम देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने किसी एक ही एग्जाम को टारगेट किया है। आप देखिए, इसमें ये क्वेश्चन जेई का है, तो आगे अगर आप देखोगे तो इसमें अगला क्वेश्चन ग्रुप डी का भी आएगा, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके पास सेक्शन कंट्रोलर का भी है, और अगली जो सीरीज आएगी उसमें एनटीपीसी के, एएलपी के सारे क्वेश्चन आपको इसी तरीके से देखने को मिलेंगे। लेकिन हाल फिलहाल जो लेटेस्ट एग्जाम्स हुए उनके क्वेश्चन हम पहले सरल करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अब कमेंट्स में आप ये मैसेज नहीं करोगे कि सर क्या हम इस क्लास को एनटीपीसी के लिए पढ़ सकते हैं, क्या सर हम इस क्लास को टेक्नीशियन के लिए पढ़ सकते हैं, क्योंकि रेलवे के सभी पेपर्स के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अब बगैर टाइम खराब किए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्यों लिया है, ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट ही नंबर पर मैं आपको क्यों सरल करवा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार देखा गया है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी जेई वाले एग्जाम में देखा गया है, बल्कि ये क्वेश्चन सेक्शन कंट्रोलर में भी आया है, ये आपके पास है ग्रुप डी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। यानी ये क्वेश्चन कुल मिलाकर के 3 एग्जामों के अंदर कम से कम 25 बार रिपीट हुआ है। तो हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है। आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हो। अगर आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो आपको क्या करना, स्पीड के अंदर ये जो परसेंटेज दिया हुआ है इनकी फ्रैक्शन बना लीजिए, ताकि आपकी स्पीड बन जाएगी। और अगर आपकी मैथ थोड़ी बहुत कमज़ोर है तो आराम आराम से आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बना पाओगे। जैसे हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारे पास है, ईंधन की कीमत में 3 क्रमिक महीनों में क्रमशः 55%, 55% और 30% की कमी होती है। यानी 3 बार यहाँ पर कमी हो चुकी है, परंतु चौथे महीने में इसमें 50% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसके ओरिजिनल जो प्राइस थी उसमें और नए प्राइस में क्या अंतर है, आपसे ये पूछा है। वृद्धि हुई या फिर कमी हुई, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, अगर आपको फ्रैक्शन पता है तो आप इनके सीधे सोल्व करिए। फ्रैक्शन कैसे पता है, जैसे सर ये 55% की कमी है, तो कमी की बात है तो सबसे पहले कमी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, माइनस से। तो ये 55% है ना आपके पास है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास है, सर इसकी फ्रैक्शन 11/20 हो जाएगी। ये वापस से आपके पास कितना हो जाएगा, 11/20। और ये कितना हो जाएगा सर, ये माइनस का हो जाएगा आपके पास है 3/10। और इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी आपके पास, सर इसकी वृद्धि है तो हम प्लस का निशान लगाएंगे 1/2। या तो आप इस तरीके से स्पीड में फ्रैक्शन बना लीजिए। आप कहोगे नहीं सर हमको नहीं आता स्पीड में बनाना, तो उसका भी मेरे पास है जुगाड़ है, लेकिन एक बार तो पहली प्रायिकता हम इसको देंगे। अब हम क्वेश्चन को कैसे जमाएंगे, देखिएगा सर, क्वेश्चन को जमाने का ये तरीका है आपके पास है। जैसे हमने 55% था, 55% की फ्रैक्शन कितनी बनाई है हमने, माइनस के 11/20 आपके पास है, इसकी क्या बनेगी, फ्रैक्शन। तो इस फ्रैक्शन को हम ऐसे पढ़ेंगे कि सर पहले जो ओरिजिनल प्राइस थी ना, वो आपके पास है 20 रुपये थी, फिर उसमें कमी हो गई 11 रुपए की, तो ओरिजिनल प्राइस में से कमी हो गई 11 रुपए की, तो 9 रुपए बचे। इसी तरीके से मल्टीप्लाई का निशान सेम लिखोगे आप 9/20। क्यों लिखोगे, क्योंकि दूसरी बार भी आपके पास है 55% की कमी है, और तीसरी बार में क्या है आपके पास है, सर तीसरी बार में 30% की कमी है, जिसकी फ्रैक्शन हमने ये बना रखी है। अब हम इसे ऐसे पढ़ेंगे कि सर पहले मूल्य 10 था, उसमें कमी हो गई 3 की, तो कितना रह गया, वो आपके पास है 7 रह गया। यानी कि पहले मूल्य कितना था आपके पास है 10 था, उसमें कमी हो गई 3 की, तो 7। अभी मल्टीप्लाई का निशान लगाओगे क्योंकि चौथा महीना और मौजूद है। यहाँ 50% की वृद्धि हो रही है, जिसे हम प्लस से लिखते हैं 1/2। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर पहले इसका मूल्य 2 था, लेकिन उसमें वृद्धि हो गई 1 की, तो अब उसका मूल्य कितना हो गया 3। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को बनाना है।
अगर आपको इस तरीके से कोई समस्या आ रही है ना, तो फिर आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिखिएगा, ऐसे जमा दीजिए बड़े प्यार से। कैसे 55% की कमी है, तो आप ये कह सकते हो 45 बटे कितना हो जाएगा 100। भाई 55% की कमी है तो 45 बटे कितना हो जाएगा आपके पास है 100। इसी तरीके से वापस से 55% की कमी है तो 45 बटे कितना हो जाएगा आपके पास है 100। अगर 30% की कमी है तो 70 बटे कितना हो जाएगा आपके पास है 100। और फिर चौथे महीने में जाके 50% की वृद्धि है तो 150 बटे कितना हो जाएगा आपके पास है 100। जब आप इसे काटोगे पीटोगे ना, तो आप इसी स्टेप पर आ जाओगे वापस से, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो फिर सर हमको क्या करना है, इसमें कुछ कट तो रहा नहीं है, नहीं कट रहा, तो आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मल्टीप्लाई कैसे कर दीजिएगा, देखिए 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, यहाँ के पास 8000 हो जाएगा। और ऊपर कितना हो जाएगा सर, इसको इससे गुणा करोगे तो 81 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपके पास सर, ये हमारे पास 21 हो जाएगा। तो 21 से कम 21, हासिल कितनी लग जाएगी 2, तो ये 168 170। यानी कि आप ये कह सकते हो सर हमारे पास कितना हो जाएगा 1701 हो जाएगा। यानी कि अब हम इसे ऐसे पढ़ेंगे क्वेश्चन को कि पहले जो भी राशि दे रखी है ना, उसकी ओरिजिनल प्राइस 8000 थी। कितनी थी प्राइस, 8000 थी। बाद में वो प्राइस बहुत ज्यादा कम हुई है, एक तरीके से 1700 ही रह गई। 8000 से कितनी रह गई, वो 1700 ही रह गई सर, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा कमी हुई है। तो हम क्या करेंगे सर, हम एक काम करेंगे कि देखिएगा इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसे काटेंगे तो थोड़ी सी हमको दिक्कत होगी, 1701 नहीं कटेगा जल्दी से। तो आप क्या करोगे, इसको 1700 मान लीजिए, क्योंकि एक संख्या ऊपर नीचे करने से कोई मामूली सा पॉइंटों में फर्क पड़ता है, जो कि आपका आंसर बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको 1700 की बजाय 1701 वो 1701 की बजाय 1700 मान लिया। फिर हम क्या करेंगे सर, हम 2 जीरो से इसमें 2 जीरो काट देंगे। अब पहले मूल्य कितना था, 80 था, अब कितना रह गया आपके पास है सर, 80 पहले था, अब आपके पास है 17 रह गया। तो 80 में से आप 17 घटा दीजिए। सर जैसे ही हम 80 में से 17 घटाएंगे तो हमको ये पता लग जाएगा कितने की कमी हो रही है। तो आप बता दीजिए कितने की कमी हो रही है। सर इसमें से हम 80 में से जैसे ये घटाएंगे तो ये बच जाएगा आपके पास है 3, और ये 63, यानी कि 63 की हमारे पास है कमी हो रही है। अब क्वेश्चन ये चाहता है कि ये जो 63 की कमी है ना, इसको आप परसेंटेज में बता दीजिए। तो हम ये कह सकते हैं, ये लीजिएगा सर परसेंटेज में कमी, परसेंटेज में कमी, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, इंक्रीज डिक्रीज लिखा हुआ है। देखिए ये बात तो फिक्स है कि यहाँ पर कमी आ रही है तो इंक्रीज तो नहीं होगा, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता और ये भी आंसर नहीं हो सकता। इंक्रीज का मतलब होता है वृद्धि, और डिक्रीज का मतलब होता है कि आप उसमें कमी कर रहे हो। तो कमी, परसेंट में कमी कैसे आएगी, आपके पास है 73, और बट्टे में कितना आएगा आपके पास है 80, और परसेंटेज बनाने के लिए आप किससे गुणा करोगे, 100 से। एक जीरो से एक जीरो खत्म। जैसे ही आप 8 का भाग 63 में दोगे तो 8 7 56, 8 आउटी 64, 7 बार जाएगा। अगर आपके पास है 7 बार जाएगा तो 7 से यही ऑप्शन शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, आपके पास है 7 8 पॉइंट इतना। तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास सर, 78.74% आपका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना है, आराम से तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़िएगा, किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी आपको यहाँ नहीं करनी है, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन आ रखा है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि अगर आपकी मैथ थोड़ी सी अच्छी है ना, तो आपको करना क्या है कि ये जो परसेंटेज दिया हुआ है इनका तुरंत फ्रैक्शन का फॉर्मेट बना लेना है। फिर आपको उस फ्रैक्शन को पढ़ना भी आना चाहिए कि कैसे पढ़ते हैं हम फ्रैक्शन को। सर ये हमारे पास जो हर में लिखा हुआ रहता है वो ओरिजिनल नंबर होता है, फिर अगर माइनस का निशान है तो ओरिजिनल नंबर में कमी हो रही है, कितने की कमी हो रही है, 11 की। अगर मान लीजिए प्लस है तो ओरिजिनल नंबर में वृद्धि हो रही है, कितने की हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। इस तरीके से आपको ये फ्रैक्शन फिर पढ़ना भी आना चाहिए। तो हमने फाइनली जब इसको सरल किया है तो हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास टोटली इस क्वेश्चन के अंदर कमी आई। क्लियर है, ऐसे करना है। चलिएगा अब हम चलते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 पर। आराम से पढ़ लीजिए क्या क्वेश्चन है आपके पास। उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे से दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा तो हम इसे जूम कर सकते हैं, ऑप्शन है हमारे पास। देखिएगा ग्रीस ने एक परीक्षा में 664 अंक प्राप्त किए और वह अधिकतम अंकों के 84% से 8 अंक पीछे रह गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि 664 अंक उसने प्राप्त किए, यानी उसने कितने अंक प्राप्त किए सर, उसने जो अंक प्राप्त किए है ना वो 664 अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन वो ये कह रहा है वो 84% से
84% से कितना कम रह गया, 8 अंक कम रह गया। भाई क्वेश्चन को आप ऐसे ही जमाओगे ना, ये बराबर का निशान कब लगता है, जब सर इस साइड की राशि और इस साइड की राशि समान होती है तब लगता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं, एक बार फिर देखिए, ग्रीस ने एक परीक्षा में 664 अंक प्राप्त किए और वह अधिकतम अंकों के 84% से 8 कम है। मतलब ये जो राशि है ना, ये 84% से 8 कम है। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से पक्षांतरण करना है। तो ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा आपके पास, सर ये हमारे पास प्लस का हो जाएगा। तो 664 में आप 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास है, सर 672 हो जाएगा। यानी कि एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि सर ये 84% का मान आपके पास है, 672 है। क्वेश्चन क्या चाहता है, क्वेश्चन हमसे ये पूछना चाहता है कि उसी परीक्षा में उसके मित्र ने 472 अंक प्राप्त किए, उसके मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का परसेंटेज बताइएगा कि परसेंटेज कितना होगा। अगर आपको याद हो तो मैं आपको एक फॉर्मूला स्टार्टिंग से ही समझाता हुआ आ रहा हूं कि इस तरीके के क्वेश्चनों को आप गलत नहीं करो। और वो जो फॉर्मूला वो 70% मैथमेटिक्स में लगता है। फॉर्मूला क्या है आपके पास है, सर फॉर्मूला हमारे पास ये है कि हम सबसे पहले यहाँ राशि लिखते हैं, राशि, और बट्टे में हम लिखते हैं यूनिट, और सर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसका से, हमको जिसका भी मान निकालना होता है ना हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एक बार फिर सुनिएगा, हमारा फॉर्मूला क्या है, सर हम यहाँ राशि लिखते हैं, यहाँ हम यूनिट लिखते हैं, और जिसका मान निकालना उसकी या तो यूनिट से गुणा करेंगे या उसकी राशि से गुणा करेंगे। भाई आपको आंसर किस में चाहिए, अगर यूनिट में आंसर चाहिए, वो सॉरी, अगर मान लीजिए आपको आंसर किस में चाहिए, राशि में, तो यहाँ यूनिट से गुणा करोगे तो राशि बन के आ जाएगी। और अगर आपको आंसर ही यूनिट में चाहिए तो आपको यहाँ भी राशि लिखनी पड़ेगी। नहीं बैठा दिमाग में, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़िएगा। आप हाल फिलहाल इतना समझ लीजिए कि राशि बटे यूनिट इंटू किसका होता है। लेकिन ये काफ़ी बार उल्टा भी हो जाता है फॉर्मूला। उल्टा कैसे हो जाता है, सर काफ़ी बार ये फॉर्मूला हम ऐसे भी लिखते हैं, यूनिट बटे राशि, यूनिट बटे राशि, क्योंकि मैथमेटिक्स है तो आप जानते हो रिवर्स रिवर तो चलेगा। और ये किसका आपके पास है, फिक्स रहेगा, किसका क्या रहेगा आपके पास में, फिक्स रहेगा। क्योंकि मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चन तो यूनिट के फॉर्मेट में आते हैं, कुछ क्वेश्चनों के आंसर तो यूनिट के फॉर्मेट में आते हैं, और कुछ क्वेश्चनों के आंसर राशि के फॉर्मेट में आते हैं। तो मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिया, राशि बटे यूनिट इंटू किसका, या फिर यूनिट बटे राशि इंटू किसका। अब आप ये कहोगे कि इस क्वेश्चन में कौन सा वाला तरीका लगेगा, तो ये दूसरा वाला तरीका इसमें लग रहा है। कैसे लग रहा है देखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे ये कहना चाहता है, उसके मित्र ने 472 अंक प्राप्त किए, तो आपको ये बताना है कि 472 अंकों पर कितनी परसेंटेज बनती है। यानी कि आप ये बताइएगा पहले तो कि 672 नंबर पर उसके कितनी परसेंटेज बन रही है। सर 672 उसके नंबर आते हैं ना, तो उसके 84% बनती है। अगर मान लीजिए उसके 472 नंबर आएंगे तो उसके कितनी परसेंटेज बनेगी। बस मैंने कहा ना, किसका की जगह जिसका हमको मान निकालना हम वो रखते हैं। तो देखिएगा, यूनिट बट्टे राशि और जिसका मान निकालना उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें तो किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं आएगी कि किसका की जगह क्या आएगा। किसका की जगह सर वो आएगा जिसका हमको मान निकालना है, जिसका हमको क्या निकालना है, मान। यहां पर हमको मान किसका निकालना था, 472 का, कि 472 पर कितनी परसेंटेज बनेगी। जब 672 पर 84% बनती है तो 472 पे भी तो कोई परसेंटेज बनेगी। करना क्या है, कुछ नहीं करना, काटा पेटी कर लीजिएगा। इससे ये कितनी बार कट रहा है आपके पास है, सर इससे लगभग लगभग ये कट जाएगा 32, 8 बार कट रहा है। 8 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास, सर हम जैसे ही इसको 8 से काटेंगे तो 8 7 56, 8 फिर 40 और ये 9, यानी कि 59। तो 59% आपका करेक्ट आंसर है, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि ए ऑप्शन में। ऐसे क्वेश्चनों को आपको बनाना है। अगर फिर भी आपको कोई कमी रह गई है इस क्वेश्चन में, तो आपको मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक और क्वेश्चन लीजिएगा आप इसी तरीके का, आप जरा इस क्वेश्चन को पढ़िएगा एक बार, तसल्ली से पढ़ लीजिए, थोड़ा सा जूम कर दिया जाए ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन दिख जाए। आप पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को, और क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है उसको देखिएगा। वही फॉर्मूला, यानी कि राशि, यूनिट बटे राशि, और जिसका मान निकालना उससे हम क्या करते हैं, सर हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वही आपसे, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 76% पर बेचने पर एक व्यापारी को 20% की हानि होती है।
20% क्या होती है, हानि होती है। यदि वे इसे अंकित मूल्य के 99% पर बेचे तो लाभ परसेंट कितना होगा? आप ये बताइए, 99% पर बेचे, आपसे इसने किसका मान पूछा है सर? हमसे इसने 99% का मान पूछा है, तो ये तो फिक्स है कि किसका की जगह पर तो 99% आएगा। किसका की जगह पर कितना आएगा? 99% आएगा। अब देखिए और क्या कहा है, अंकित मूल्य के 76% पर, यानी कि क्वेश्चन ये है आपके पास में सर 76% पर जब आप वस्तु को बेचते हो ना, जब आप उसको 76% पर बेचते हो तो आपको 20% की हानि होती है। यानी 76% पर बेचते हो तो 20% की हानि है, 20% की हानि का मतलब कितना हो जाएगा आपके पास? 80। तो 76% बराबर 20% की हानि। तो आपको ये बताना है कि अगर भाई उसे 99% पर बेचेगा तो क्या होगा? बस आपका आंसर आ जाएगा। सरल कर दीजिएगा इसको, 100 से जितना भी ऊपर आएगा वही आपका आंसर कहलाएगा। भाई 100 से जैसे अभी आंसर आपका 110 आया तो लाभ कितना हुआ? 10% का। अगर 100 से नीचे आंसर आ गया तो इसका मतलब आपको नुकसान हो जाएगा। मान लो 95 पर आपका आंसर आया, मतलब 5% का आपको लॉस हो जाएगा यहाँ। आप इसे सरल करिएगा। आप किससे काटना चाहोगे? सर हम 4 से काटेंगे 20 बार, और 4 से काटेंगे ये 19 बार, हमारे पास कट जाएगा। आप जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0, और कितना हो जाएगा आपके पास? 9 दूनी का 18, हासिल की 1, 9 दूनी का 18, 18 और 1 19, और भाग किसका देना है आपको? सर भाग हमको 19 का देना है। तो जैसे ही हम इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपके पास? एक बार। कितनी बार जाएगा? 10 बार। कितनी बार जाएगा? 4 बार। 76 कितना बच जाएगा आपके पास में? सर 4 और 9। अब आप ये बताइए 100 से कितना ज्यादा है? सर 104 है ये। तो आप ये कह सकते हो 100 से कितना ज्यादा? सर 4 सही 4/9% ज्यादा है, और बस यही आपका आंसर है। अब बताओ क्या किसी तरह की आपको कोई दिक्कत आई है? 4 सही 4/19% है। सॉरी, कितना आपके पास है? 4 सही 4/19% है। हमने क्या किया इसमें? कौन सा फॉर्मूला काम किया है? सर वही फॉर्मूला काम किया आपके पास है। कौन सा? राशि बटे यूनिट, और जिसका हम मान निकालते हैं उससे हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। यानी सर ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, बस इसी का है। यानी किसका की जगह पर वो आता है जिसका हमको मान निकालना होता है, हम उसे लिखते हैं। ये अल्टरनेट चेंज होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत सारे क्वेश्चनों में चेंज होते हैं। कुछ पूरी मैथमेटिक्स में शायद 10-12 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जिसमें यूनिट ऊपर आती है, नहीं तो 90% क्वेश्चनों में यूनिट यहीं रहती है। यहां भी यूनिट आती है और यहां भी यूनिट आती है। एक बार फिर सुने, यहां भी यूनिट आती है और यहां भी यूनिट आती है। केवल कुछ क्वेश्चन ही ये, जैसे एक क्वेश्चन तो ये रहा, एक क्वेश्चन अभी हमने सरल किया। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें ये यूनिट ऊपर चली जाती है, राशि नीचे आ जाती है, बस इतना सा फर्क पड़ता है। तो वो तो जैसे जैसे आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे आपको सारी बातें धीरे धीरे पता लगना स्टार्ट हो जाएगी। चलिए आप आ जाइएगा फिर से। हम क्वेश्चन नंबर 2 सरल कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइएगा। क्या क्वेश्चन है? अच्छा ये क्वेश्चन है ना किस तरीके का है पता है क्या आपको? वो जो टीवी और वॉशिंग मशीन वाला क्वेश्चन आ रहा था ना, जिसमें आप ज्यादा परेशान हो रहे थे, बस सेम उसी का डिट्टो क्वेश्चन है आपके पास। आराम से क्वेश्चन को पढ़ ले आप एक बार तो कि क्या क्वेश्चन है, फिर हम इस क्वेश्चन को सरल करेंगे। देखिए सर क्वेश्चन हमारे पास है ये है कि वस्तु x और y के क्रय मूल्य का अनुपात क्रम से 3 अनुपात कितना है आपके पास है? 7 है। यानी वस्तु एक तो x है आपके पास है और दूसरी वस्तु क्या है आपके पास है? y है। इनके जो क्रय मूल्य का अनुपात है वो कितना आपके पास है? 3:7 है। ठीक है, होने दीजिए। एक व्यक्ति वस्तु x को बेचकर 49% का लाभ अर्जित करता है। इस पर वो ये कह रहा है कि मैं लाभ अर्जित करता हूं, तो लाभ है तो हम किससे लिखेंगे? इसको प्लस से। और कितना लाभ है आपके पास? सर हमारे पास 49% का लाभ है। और दूसरी वस्तु बाई है, उसको बेचकर वह 16% की हानि, यानी हम ये कह सकते हैं इस पर हानि है, और हानि कितनी आपके पास है? 16% की। इस तरीके से आपको ये बताना है कि संपूर्ण लेन देन में उसको क्या हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है क्वेश्चन में। आपको करना क्या है देखिएगा, आप पहले ये देखिएगा कि ये जो पहली वस्तु है ना, इस पर आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है टोटल। देखिए अगर हम 149 कर देते ना तो वो विक्रय मूल्य का फॉर्मेट धारण कर लेता। हम सिर्फ यहाँ 49 निकाल रहे हैं। 49% का मतलब है कि ओनली फॉर हम यहाँ पर प्रॉफिट निकाल रहे हैं। देखिए इसने कहा ना बेचकर 49% का लाभ अर्जित करता है। कुछ स्टूडेंटों के दिमाग में ये आएगा सर 49% का लाभ है तो 149 क्यों नहीं लिखा?
भाई 149 जब हम लिखते हैं ना तो वो राशि विक्रय मूल्य का फॉर्मेट धारण कर लेती है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मेट धारण कर लेती है, जो उससे वैल्यू आती है वो हमको यहाँ टोटली उसका लाभ चाहिए। लाभ यहाँ 49% है तो 49% ही आपको निकालना है, ताकि अब जो राशि आएगी ना, जैसे हमारे पास कितना आया सर, हमारे पास आया 147, तो ये जो 147 आपके पास आया है ये केवल लाभ आया है, केवल क्या आया आपके पास है, लाभ आया है। आगे देखिएगा इसी तरीके से माइनस का निशान, ये कितना हो जाएगा आपके पास है, 16 सत्ते कितना होता है आपके पास सर, 16 पंजो 80, 16 पंजो 96, 108, 112, ये हो जाएगा आपके पास है 112%। जैसे ही आप इसमें से ये घटाओगे तो आपके पास कितना हो जाएगा सर, हमारे पास हो जाएगा ये 35, हमारे पास कितना हो रहा है 35, लेकिन उसको क्या चाहिए सर, उसको चाहिए टोटल। तो टोटल का मतलब पहली वस्तु और दूसरी वस्तु दोनों का आपको भाग देना पड़ेगा इसमें, तो दोनों का भाग यानी 10 का जैसे ही आप भाग दोगे तो आप ये कह सकते हो 3.5% का टोटल लाभ है। कितना लाभ है आपके पास है सर, हमको गेन हो रहा 3.5% का। अब आप ये कहोगे कि 10 का आपने भाग क्यों दिया, भाई 10 का भाग हमने इसलिए दिया कि वो टोटल लेन देन चाहता है। टोटल लेन देन का मतलब ये है कि 3 वस्तुएं आपके पास ये रही, 7 वस्तुएं आपके पास ये रही, आपके पास है ये जो आया था ना 35% का, ये 35% तो यहाँ का रिजल्ट आया है, वो चाहता है कि टोटल बताइएगा, एक तरीके से राशियों का योग राशियों की संख्या, तो 3.5% आपको लाभ हो रहा है। ठीक है भाई, अब आइएगा आप इसी तरीके से अगला क्वेश्चन फिर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चेंज है, लेकिन ये क्वेश्चन भी देखिए काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, खूब तो ग्रुप डी में पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस बात को ध्यान रखिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज स्टार्ट की गई है आपके लिए। बनाइएगा क्वेश्चन को, देखिए क्या है क्वेश्चन। एक सेल के दौरान 50% माल को 19% के लाभ पर, शेष माल को 20%, शेष माल का 20% माल 40% के लाभ पर, और फिर उसके बाद शेष माल को 25% के हानि पर बेचा गया, तो समग्र लाभ परसेंट आपको बताना है कि कितना होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन खूब आया, आरआरबी जेई में भी है। कहने का मतलब ये है कि रेलवे क्या करता है, एक ही पैटर्न को फॉलो करता है, इसलिए आप ये मत कहिएगा कि सर मैं तो इस क्वेश्चन को पढ़ के नहीं जाऊंगा, एनटीपीसी का है मेरा पेपर, ये तो जेई का है, ठीक है ना, बल्कि यही आपको सेम डिट्टो एनटीपीसी में भी देखने को मिलेंगे। तो हमको क्या करना है सर, हमको क्या करना है कि जो टोटल देखो 50% माल, तो हम एक काम करते हैं, टोटल माल कितना मान लेते हैं सर, जो टोटल माल है ना उस टोटल माल को हम 100 मान लेते हैं, कि सर मान लीजिए हमारे पास है टोटल माल कितना 100 है। भाई 100 मान लो ना, ये तो नॉर्मल सा ही शब्द होता है, जब माना शब्द आ जाता है ना तो आप कुछ भी मानो, आंसर सभी में सेम आता है, फर्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पर। तो काफ़ी स्टूडेंटों के दिमाग में ये आता है कि सर हम कैसे पता करें कि इसमें 100 मानना है कि नहीं मानना है, तो आप कुछ भी मानिएगा उससे कोई फर्क है यहाँ पर नहीं पड़ेगा। हमने ये मान लिया कि सर ये टोटल माल कितना आपके पास है 100 है, तो वो ये कह रहा है कि इसमें से 50% जो माल है ना, यानी इसका 50% कितना हो जाएगा आपके पास, ये रहा आपके पास है 50%, तो 100 का 50% 50 होता है, पहले आप अलग अलग हिस्से निकालो, ठीक है। 19% के लाभ पर, और लिख भी दीजिए ना साथ में, ये कितना है आपके पास सर, इस पर इसको 19% का लाभ हो रहा है, ठीक है। और शेष माल का 20%, वो ये कह रहा है शेष माल कितना है, जब आपके पास है टोटल माल 100 था, 100 में से आपने 50 ले लिया तो 50 और बचा, तो ये कह रहा है कि शेष माल जो है ना 50, उस 50 का आपको कितना लेना है, 20% लेना है। तो ये परसेंटेज दोनों जीरो को खा जाएगी, तो आप ये कह सकते हो 10। तो शेष माल कितना आएगा आपके पास सर, शेष माल हमारे पास है 10 आएगा, शेष माल कितना आएगा 10। इसे 10 पर क्या हो रहा है, आपको लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है सर, इस पर 40% का लाभ हो रहा है, तो 40% का लाभ हो रहा है, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा कि आपको इस पर लाभ हो रहा है 40% का। अभी और क्या कहा है क्वेश्चन में, आगे बढ़िएगा। और फिर उसके बाद शेष माल को, मतलब इसके बाद भी शेष माल है, क्योंकि टोटल माल हमने 100 माना है, 100 में से 50 यहाँ ले लिया, 10 यहाँ ले लिया, तो 60 माल तो हमको दिख रहा है, अभी हमको 40 माल नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 40 माल लिखेंगे। 40 कहाँ से आया पता लग गया होगा, 100 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दिया, इस पर इसको 25% का नुकसान हो जाता है, 25% का क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है यदि समग्र लाभ आपका X% है,
यानी टोटल लाभ कितना x% है, तो आप x का मान बताइए। इसमें तो कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ फाइनल रिजल्ट निकालना है कि आखिरकार इसको क्या हो रहा है यहाँ से, वो x का ही तो मान पूछना चाह रहा है। देखिएगा पहले इससे पर 19% का लाभ है तो इसका 19% निकालिए, ये परसेंटेज से ये जीरो खत्म हो जाएगी। एक तरीके से आप ये कह सकते हो ये कितना हो जाएगा आपके पास, सर ये हमारे पास 9.5% का क्या हो जाएगा लाभ। कैसे आया, आराम से आप यहाँ निकाल लो। 50 का 19%, 19 बटे कितना हो जाएगा आपके पास 100, कितनी बार कटेगा 2 बार, 2 का भाग 19 में देंगे तो 9.5 आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना भाई। और ये सर ये परसेंटेज दोनों जीरो खा जाएगी तो ये कितना आएगा आपके पास, ये प्लस का 4 आएगा और ये माइनस का कितना आएगा। सर देखिए इसका मतलब 1/4 होता है, 1/4 से ये कितनी बार कट जाएगा आपके पास है 10 बार, तो ये कितना आएगा आपके पास है 10 आएगा। तो इन दोनों को तो जोड़ोगे और इसको घटाओगे तो ये कितना हो रहा है, सर ये हो रहा है 13.5। तो 13.5 में से आप 10 घटाओगे तो फाइनल कितना बचेगा आपके पास, सर हमारे पास है 3.5 बचेगा। तो वो ये चाहता है कि आप ये बताइए समग्र लाभ कितना, तो 3.5 का है, बताइएगा। मतलब जैसे क्वेश्चन ने दिया है ना, आप क्वेश्चन को ऐसे ही बनाते जाइएगा। मैंने कहा ना अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे में जितने भी क्वेश्चन रोजाना के आपको 10-10 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा और डेली सुबह 7 से और 8 बजे के बीच में हम क्लास को अपलोड किया करेंगे, ठीक है। तो डेली जुड़ जाइएगा आप, सुबह मॉर्निंग में 7 से 8 के बीच में आपको क्लास अपलोड मिलेगी। चलिएगा आप आ जाइएगा। देखो ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन तो हर स्टूडेंट अब सीख ही गए होंगे धीरे धीरे सॉल्व करना। ये क्या पूछना चाह रहा है हमसे, सर हमसे ये तृतीय अनुपाती पूछना चाह रहा है। आप एक काम करिए, इसमें तीनों अनुपात सीख लीजिएगा। आपसे क्या क्या पूछता है क्वेश्चन, सर हमसे क्वेश्चन ये पूछता है या तो आप बताइए मध्यानुपाती, या तो आप क्या बताइए मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती आप कैसे निकालते हो, सर मध्यानुपाती निकालते हैं हम अंडर रूट का लगा देते हैं निशान, और ये ए और ये बी, ऐसे हम मध्यानुपाती निकालते हैं। यानी कि दोनों संख्याओं को गुणा करके हम उनका रूट लेते हैं, दोनों संख्याओं को गुणा करके हम उनका क्या लेते हैं रूट, उससे हमारे पास मध्यानुपाती आ जाता है। इसके अलावा क्या बचता है, सर इसके अलावा हमारे पास एक होता है तृतीय अनुपाती, तीसरा अनुपात। तो तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं, सर तृतीय अनुपाती निकालने का ये तरीका है, पहली संख्या का भाग लगता है। पहली संख्या का भाग किस में लगता है, दूसरी संख्या को 2 बार रिपीट करके। इसके अलावा आप क्या निकालोगे, सर चतुर्थ अनुपात, यानी सर चौथा अनुपात हम निकालते हैं, चतुर्थ अनुपाती। अब ये चतुर्थ अनुपाती आप कैसे निकालते हो, सर इसमें भी हम पहली संख्या का भाग लगाते हैं, लेकिन लगाते किसमें, दूसरी को और तीसरी को गुणा करके। यानी कि हम इनको ऐसे याद रख सकते हैं सुविधा के लिए कि सर अगर मान लीजिए आपसे तृतीय अनुपात पूछा जाए तो पहली संख्या का भाग लगाना है, आपसे चौथा अनुपात पूछा जाए तो पहली संख्या का भाग लगाना है, लगाना किसमें, बाकी बची कुछ ही संख्याओं में। जैसे आपको यहाँ तृतीय अनुपाती निकालना हो तो पहली संख्या का आप भाग लगाओगे दूसरी को 2 बार रिपीट करके, क्योंकि वो अकेली बच जाएगी। इसमें आप पहली संख्या का भाग लगाओगे दूसरी और तीसरी संख्या में। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सर इसमें भी आपके पास है 2 ही संख्या आती है। मध्यानुपाती कब पूछता है, जब 2 संख्या दी हुई रहती है। तृतीय अनुपाती भी 2 संख्या देकर के पूछता है, लेकिन चतुर्थ अनुपाती वह 3 संख्या देकर के पूछता है। ए बी सी 3 संख्या रहेगी, तो पहली संख्या का भाग दे देना आपको बी सी में, ठीक है भाई। अब हम इस क्वेश्चन से और समझ लेते हैं, कुछ कमी रह गई होता आपको। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमसे, देखिए सर क्वेश्चन हमसे ये कहना चाह रहा है, यदि 75 और जेड का तृतीय अनुपाती 12 है, मतलब तृतीय अनुपाती की जगह तो आपको 12 लिखना पड़ेगा, तो लिख दीजिएगा 75 का, यानी पहली संख्या कितनी आपके पास है 75 है, इसी का भाग लगेगा। और दूसरी संख्या हमारे पास जेड है, तो इसको 2 बार रिपीट करेंगे, जेड स्क्वायर हो जाएगा। हमको इसमें जेड का ही मान निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 को आप कितना लिख सकते हो, सर हम 3 गुणा 4 लिख सकते हैं। फैक्टर करके क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर बैठा है इसलिए, और गुणा का निशान। इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको हम 3 गुणा 25 लिख सकते हैं, और बराबर का निशान आपके पास है जेड स्क्वायर। अब अगर आपको यहाँ से जेड का मान निकालना तो यहाँ से एक एक जोड़ा लेना पड़ेगा। डबल 3 में से 3 बार आएगा, 4 में से 2 बार आएगा, और 25 में से 5 बार आएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, सर हमारे पास डी ऑप्शन आएगा, ठीक है ना भाई। आप
इसी तरीके से एक और क्वेश्चन बना लीजिए। मैंने एक चतुर्थानुपाती का भी क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए रखा है इसमें, ताकि आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो कम से कम, फिर आगे की सीरीजों में हम ऐसे क्वेश्चंस नहीं लेंगे, ध्यान में रखिएगा। चलिए बनाइएगा आप इस क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन है आपके पास? 18a और 18a और 8a का चतुर्थानुपाती 16 है। यानी कि आप ये कह सकते हो चतुर्थानुपाती कितना दे रखा है हमको? 16 दे रखा है, बराबर का निशान। हम क्या करते हैं बताओ, चाहे चतुर्थानुपाती हो, चाहे प्रथम वो चाहे तृतीय हो, हम पहली संख्या का भाग लगाते लगाते कि नहीं लगाते? तो इसमें हमारे पास पहली संख्या कितनी है? 18 है। इसका भाग किसमें लगाना है? दूसरी संख्या और तीसरी संख्या को गुणा करके इसमें लगाना है। अब कुछ काटापीटी कर लीजिए। सर हम 8 से काटेंगे तो ये हमारे पास 2 बार कट जाएगा। 18 दूनी का कितना हो जाएगा? हमारे पास है 36 हो जाएगा। और ए को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं ए का मान कितना आ जाएगा? हमारे पास है 6। किस ऑप्शन में? हमारे पास है सी ऑप्शन में। यानी कि अगर आप मैथ को बिल्कुल प्यार से पढ़ोगे ना, तो ऐसे कोई डिफिकल्ट नहीं होती, मैथ बहुत ईजी है। बस फर्क ये है कि आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा एक बार बस। आप आइए वापस से क्वेश्चन पे। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 6 कर चुके, 5 कर चुके हैं। आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। ये क्वेश्चन भी लगभग जिस दिन से पेपर स्टार्ट हुए हैं ना, 2025-26 से हर एग्जाम में पूछा ही जा रहा है। आय व्यय बचत का बहुत इजी सा क्वेश्चन है आपके पास। ए और बी की आय का अनुपात इतना है, खर्च का अनुपात इतना है। काफी क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं जिसमें ये जो बचत दे रखे हैं, जैसे इसमें 5000 और 6000 दे रखी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं जिसमें बचत समान दे रखी है, दोनों ही बार 5-5 हजार की बचत है। तो वो क्वेश्चन तो और भी ज्यादा इजी हो जाते हैं। लेकिन आपको मैं एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जिसमें चाहे बचत समान हो, चाहे बचत अलग अलग हो, वो दोनों ही तरीके के क्वेश्चनों में लगता है, जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड बोलते हैं। जिसे हम कौन सा मेथड बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई का। तो कैसे लगाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड? देखिएगा सर, सबसे पहले आप क्वेश्चन को जमाइएगा। ए और बी, इनकी आय का रेशियो कितना आपके पास है? सर 4:3 है। आप इसी तरीके से जमाओगे क्वेश्चन को। और खर्च का, यानी आप ये कह सकते हैं इनका व्यय का जो रेशियो है वो कितना आपके पास है? 2:1 है। कितना है? 2:1 है। और फाइनली उसने ये कहा कि इनकी जो बचत है, वो बचत दे रखी है कि ए की जो बचत है ना, वो तो आपके पास 5000 है। ए की कितने आपके पास है? 5000। और बी की जो बचत है वो कितने आपके पास? सर वो हमारे पास है 6000 है। इनका रेशियो नहीं लेना होता, ध्यान रखिए, ये रेशियो ऊपर ही लेना है आपको। आप गलती से इनका रेशियो लोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये तो जमाने का तरीका है, आय व्यय और बचत। आय व्यय और बचत आप क्वेश्चन को ऐसे जमाओगे। उसके बाद क्या करना है आपको? किस तरीके से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई लगता है वो आपको सीखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे लगता है, इसको तो इससे गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है। तो देखिए 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। 6 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास? सर हमारे पास 2 आएगा। अब एक बार देखिए सर, इसको इससे गुणा करना है और इसको इससे गुणा। ये 12000 हो जाएगा और ये 5000 हो जाएगा। देखिए ये गुणा 5000 हो जाएगा ना, ये 12000। तो 12000 में से आप 5000 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास? सर हमारे पास 7000 आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 बार होता है। एक बार मल्टीप्लाई को ऊपर लिखोगे, दूसरे को यहाँ। इसके बाद क्या करना है? सर इसके बाद कुछ नहीं करना, हमको बड़ी राशि और बट्टे में छोटी राशि लिखनी है। और जिसका हमको मान निकालना है ना, उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। जिसका भी आपको मान निकालना है उसके मल्टीप्लाई करिए आप। आपको मान किसका निकालना है? आपको मान निकालना है कि ए का खर्चा बी के खर्चे से कितना अधिक है। खर्चा कहाँ पर है? सर ये रहा आपके पास ए का खर्चा, ये रहा बी का खर्चा। तो आप यहाँ से देखोगे तो आप बता सकते हो ना कितना अधिक है आपके पास। सर बिल्कुल एक अधिक है। तो एक अधिक है तो एक से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो इस तरीके से फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3500। कितना आ जाएगा? 3500, जो किस ऑप्शन में? जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। काफी बार क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि आप इसमें ए की आय बताइए, बी की आय बताइए। तो कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। अगर इसमें ए की आय पूछ लेता ना, तो किसका की जगह 4 आ जाता। तो यहाँ पर कितना आ जाता? आपके पास है 4। बी की आय पूछ लेता तो यहाँ पर आपके पास है 3 आ जाता। अगर आपसे ये पूछ लेता ए का खर्चा बताइए, तो यहाँ 2 आ जाता। बी का खर्चा तो वहाँ 1 आ जाता। इस तरीके से आपको बताना है। क्लियर है? चलिएगा, अगर क्लियर है तो आ जाइएगा। देखो ये भी क्वेश्चन अब फेवरेट ही है, तो क्या करें बताओ? एग्जामिनरों का ही फेवरेट है। आप ये कहोगे सर क्यों इतना इजी क्वेश्चन करवा रहे हो? भाई सब में आ रहा है यार, जितने भी शिफ्ट से आते हैं ना, उनमें सब में ये क्वेश्चन है।
तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप इसमें रट्टा मार लीजिएगा यार, इस फॉर्मूले का तो कम से कम रट लीजिए इस फॉर्मूले को। क्या है फॉर्मूला? सर बहुलक बराबर होता है आपके पास है 3 माध्यिका का। ये क्या होता है आपके पास है 3 माध्यिका का, और माइनस क्या होता है आपके पास है 2 माध्य होता है। काफी बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि इनको भूल जाते हैं कि सर 3 से गुणा करना किसको होता है, तो मैं कैसे याद रखता हूँ भाई। ये तो कन्फर्म है कि बहुलक का फॉर्मूला हमने याद कर रखा है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो इसमें आपको ये करना है कि देखो माध्यिका लिखते हैं तो ज्यादा अक्षर के साथ ज्यादा को ही मल्टीप्लाई करिए, और माध्य में कम अक्षर है तो इसका मतलब वो कम से ही गुणा होगा। आप ऐसे हिंट से याद रख सकते हो। तो 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब इसमें क्या कहा है, बहुलक का मान कितना दिया है? सर बहुलक का मान दिया है हमको 13.8, यहाँ लिख दीजिएगा आप, 3 की जगह 3 लिख दीजिएगा। और माध्यिका का मान कितना दिया हमको? 64 दिया है, और माइनस का निशान 2 माध्य। यानी कि सर हमसे यही तो पूछा है इसने माध्यिका मान, तो रहने दीजिएगा। आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर ले आइए, तो आप ये कह सकते हो ये तो आपके पास है 13.8 है, ये माइनस का आ जाएगा निशान, 6 दूनी का 12 हासिल की 1, और ये कितना हो जाएगा आपके पास है 192 बराबर माइनस का क्या है आपके पास है 2 माध्य सर हमारे पास। अब देखिए ये माइनस से ये माइनस घटेगा, क्योंकि इसमें से आप ये घटाओगे तो माइनस की संख्या बचेगी, सिंपल सी बात है। तो माइनस से माइनस काट देना अपन, तो सर हम कह सकते हैं हमारे पास कितना बचेगा, देखिए पॉइंट तो 2 आ जाएगा आपके पास, फिर 191 बच जाएगा। 191 में से आप 13 घटाइए, तो 191 में से 11 घटा लीजिए पहले 180, और 2 और घटा लीजिए आपके पास, आप कह सकते हो सर 178। और उधर कितना आपके पास है सर? हमारे पास है 2 माध्य। अब करना क्या है आपको? 2 से इसमें भाग देना है। तो जैसे ही आप 2 से इसमें भाग देते हो, तो आप बताइए कितनी बार भाग जाएगा सर? सबसे पहले आपके पास जाएगा कितनी बार? 9 दूनी का 18, 8 बार, 8 बार, फिर 9 बार, और फिर 0.1, तो 89.1 जो किस ऑप्शन में? जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। क्लियर है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में आपको? ठीक है ना? यानी कहने का मतलब यह है, बिल्कुल प्यार से आराम आराम से मैथ्स को आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छी आपको मैथमेटिक्स लगने वाली है। चलिए ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आप इस क्वेश्चन पर आ जाइए। देखो इस क्वेश्चन का भी एग्जामिनर का खूब नाता है अपने आप से, पता नहीं एग्जामिनर क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है। आप तो क्वेश्चन को देख लीजिएगा, और मैं एक फॉर्मूला कह रहा हूँ उससे ज़रूर रट लीजिएगा, आपको भविष्य में काम आएगा, धोखा कहीं नहीं देगा ये। फॉर्मूला क्या है सर? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है अंकित मूल्य, जिसको हम एमआरपी बोलते हैं। ये क्या है हमारे पास? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। सर हम ये कह सकते हैं ये है हमारे पास है अंकित मूल्य। क्या है हमारे पास है? अंकित मूल्य, या फिर हम ये कह सकते हैं एमआरपी, मार्केट प्राइस। एमआरपी बट ये है आपके पास है क्रय मूल्य। क्या है आपके पास है? क्रय मूल्य, जिसको हम क्या लिखेंगे सर? सीपी लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस। बराबर इनमें क्या रिलेशन होता है सर? इनमें रिलेशन होता है आपके पास है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ये परसेंटेज में आएंगे, और बट्टे में आएगा आपके पास है 100 माइनस डिस्काउंट। 100 माइनस क्या आएगा? डिस्काउंट। ये आप जरूर याद रखिएगा। हम इसको शॉर्ट में कैसे याद रखते हैं सर? हम ये जो फॉर्मूला है इसको शॉर्ट में ऐसे याद रखते हैं, एमआरपी और बट्टे में आएगा आपके पास है सीपी। इनमें जो रेशियो होता है वो होता है आपके पास है 100 प्लस लाभ, और नीचे हम 100 माइनस डिस्काउंट लिखते हैं। 100 माइनस क्या लिखते हैं? हम डिस्काउंट लिखते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, आप जरूर याद रखिएगा कि इनमें क्या रिलेशन होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर मार्केट प्राइस और सीपी प्राइस है 100 प्लस लाभ 100 माइनस डिस्काउंट। अगर हानि है तो यहाँ माइनस एल कर देना। अब आपसे क्या पूछा है? एक विक्रेता ने एक वस्तु पर 73% की छूट दी, फिर भी 56% का लाभ कमाया। क्रय मूल्य और सूची मूल्य का अनुपात कितना है? सूची मूल्य हम उसे ही कहते हैं मार्केट प्राइस को ही, हम इसमें लगा देते हैं। यानी कि हम पहले क्या निकालेंगे सर? इसका मार्केट प्राइस निकालेंगे। मार्केट प्राइस आएगा, नीचे क्या आएगा हमारे पास? क्रय मूल्य आएगा। 100 प्लस लाभ, लाभ कितना आपके पास है? 156, और डिस्काउंट कितना आपके पास सर? हमारे पास 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर सर? ये हो जाएगा हमारे पास है 27। आप इसको 3 से काट दीजिएगा, ये कितनी बार कट जाएगा? 52 बार। और 3 से कितनी बार कट जाएगा? 9 बार। अब क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है सर? क्वेश्चन हमसे ये कहना चाह रहा है कि हमको पहले क्रय मूल्य लिखना है। तो अगर आपको पहले क्रय मूल्य लिखना है तो आप पहले सीपी कितना है हमारे पास? आपको जो मान चाहिए ना वो सीपी का और एमआरपी का चाहिए। तो सीपी कितना आपके पास है? 9 है।
और ये कितना आपके पास 52 है, तो इस तरीके से आपका आंसर ए ऑप्शन आएगा। क्लियर है ना भाई? मैंने आपको ये बता दिया कि ये आपको जरूर याद रखे जाना है। अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य, अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ 100 माइनस क्या होता है आपके पास डिस्काउंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आइएगा आज के लास्ट क्वेश्चन पर हम करते हैं। ये आपके पास है एवरेज का, और ये भी क्वेश्चन देखिएगा, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो क्या है क्वेश्चन? एक कक्षा के 26 विद्यार्थियों का औसत आयु 37 वर्ष है। आप सिर्फ इसी लाइन को सीख लीजिए। क्या है सर? क्वेश्चन ये है हमारे पास में कि एक विद्यालय में 26 विद्यार्थी है और सभी की औसत आयु कितनी है आपके पास? 37 है। इसका मतलब ये है कि सर प्रत्येक विद्यार्थी है ना 37 साल का है, प्रत्येक विद्यार्थी 37 साल का है। अब अगर इसमें कोई भी 37 साल का आएगा ना, तो औसत नहीं बदलेगा, सिर्फ और सिर्फ संख्या बदलेगी। जैसे मान लो 2 आ गए 37 साल के, तो हमारा क्वेश्चन ये हो जाएगा कि हमारे पास 28 विद्यार्थी हो जाएंगे, लेकिन उनका औसत 37 ही रहेगा, क्योंकि वो 37 साल के आए थे। अगर ऐसे 10 आ जाते हैं, तो हमारे पास ये संख्या कितनी हो जाएगी? 36, लेकिन औसत इतना ही रहेगा। कहने का मतलब यह है, अगर खुद सामने वाला 37 का आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा औसत पे, और अगर इससे कम आएगा तो औसत कम होगा, और इस ज़्यादा आएगा तो औसत बढ़ेगा। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है हमसे? सर क्वेश्चन ने कहा है कि इसमें एक आता है सिर्फ और सिर्फ, यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो संपूर्ण औसत 38 वर्ष हो जाता है। आप ये बताइए औसत बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इसका मतलब ये है कि ये जो शिक्षक है ना आपके पास है, ये जो शिक्षक है सर, ये 37 से तो ज्यादा का आया है, क्योंकि खुद 37 का आता तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता औसत पे तो, लेकिन औसत पे फर्क पड़ा। कितने का फर्क पड़ा? 1 पर। अब ये कितने कैंडिडेटों पर पड़ा है? तो सर ये 27 कैंडिडेटों पर पड़ा है। पहले मल्टीप्लाई होता है, तो इस तरीके से हमारे पास 64 वर्ष का शिक्षक आया, तो ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर है होगा। तो ये थी आपके पास आज की सीरीज। अगर सीरीज अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स आप जरूर करिएगा। इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कंप्लीट मैथमेटिक्स का कोर्स करना, तो आप प्ले स्टोर पर जाके उपकार क्लासेज जयपुर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। बहुत ही शानदार तरीके से रेलवे चैंपियंस 3.0 बैच मैंने वहां पर डिजाइन कर रखा है आपके लिए। अपडेटेड बैच है, रोजाना की उसमें क्लासें होती है। ये नहीं है कि 5 महीने पुराना 6 महीने पुराना कोर्स है, बिल्कुल अपडेटेड कोर्स है। आप वहाँ जाकर के एक बार चेक करिएगा। वहाँ कुछ डेमो क्लासेज, कुछ PDF वगैरह फ्री अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। तो ये थी आपके पास आज की क्लास। उम्मीद कर रहा हूँ क्लास आपको थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी। इसके बाद आपसे फिर मुलाकात होगी सीरीज नंबर 3 के साथ। आप सभी को ऑल द बेस्ट।